Welcome to the Under 10 Minutes Revision Series. Today we are going to revise our chapter number 1 of history, which deals with rise of nationalism in Europe. These are the topics that we'll be covering in this chapter. Let's get started. So the very first thing in this chapter is the concept of nationalism. As we all are aware, in the 18th and the 19th century, we have seen the idea of nationalism was spreading in the region of Europe. Nationalism से आप क्या समझते हो? It is a feeling of devotion towards one's nation, जिसको मैं देशभक्ति भी बोलूँगी. और अगर मैं वन वर्ड में इसको सम अप करूँ, I would say patriotism. ओके, उसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमने देखा है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा. इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोपियन रीजन में अगर बात करूँ, नेशनलिज्म की फीलिंग या नेशन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है. फ्रेंच लोगों ने क्या डिमांड किया? उन्होंने बोला कि अबॉलिशन ऑफ मोनार्की होनी चाहिए और हमें एक डेमोक्रेसी चाहिए. मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ वन, विच मीन्स किंग इज द रूलर, राइट? एंड वेयर एज दे वर डिमांडिंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज वॉट? It is a form of government to the people, for the people and by the people. So what were the steps taken by under this French Revolution? Number one was there happened the formation of National Assembly. The French was made the official language, construction of uniform laws, and finally abolition of internal custom duties. Also, schools and colleges for the students supported the idea of nationalism by forming the Jacobin clubs. Jacobin club, if you remember, these were the small political groups. Also, the French armies moved to the foreign land to spread the idea of nationalism. अपने अगल बगल वाले जो रीजन थे वहाँ फ्रेंच आर्मीज जा रही थी ताकि ये जो आइडिया है, जो फीलिंग है, जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको भी बाकी रीजन में स्प्रेड कर सकें. उसके बाद आता है रूल ऑफ नेपोलियन 1804 to 1815. नेपोलियन जब आता है, इनके रिगार्डिंग आपको एक बात याद रखनी है. नेपोलियन एबॉलिश्ड डेमोक्रेसी एंड री एस्टैब्लिश्ड मोनार्की. जो चेंज आया था नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के बाद, नेपोलियन का तो रूल वापस आएगा. नेपोलियन डेमोक्रेसी को हटा देगा और मोनार्की फिर से वापस ले आएगा. उसने एक नेपोलियनिक कोड भी लेके आए थे वो, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस कोड के अंदर 3 बेसिक बातें की थी. इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है. राइट टू प्रॉपर्टी एंड एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम. ऑल्सो इस दौरान क्या चीज़ें हुई? ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पे. फ्रेंच आर्मीज जो है अपने बाहर वाली नेबरिंग एरियाज में जाके फॉरेन लैंड को कॉन्कर कर रही थी. टैक्सेस में इंक्रीज हुआ. ऑल्सो फ्रेंच आर्मीज का हमने नेगेटिव इफेक्ट देखा अंडर द रूल ऑफ नेपोलियन. उसके बाद हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप के अंदर हमने बेसिकली 4 कैटेगरी में हम बात करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी क्या था, लिबरल नेशनलिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है और रेवोल्यूशनरीज क्या है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. इसको बहुत अच्छे से करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं. स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी को दिखाने के लिए आई हैव प्लेस्ड अ पिक्चर हियर. आपको देख के पता चल रहा होगा एरिस्टोक्रेसी में पॉपुलेशन कम थी, कम जनसंख्या थी एरिस्टोक्रेसी वालों की. हाई क्लास थे, लैंडलॉर्ड्स थे और इनके पास सारी तरह की राइट्स होती थी. वेयर एज पीजेंट्रीज, पीजेंट्री क्लास के अंदर आप रिलेट कर पाओगे. पीजेंट क्या होते हैं? फार्मर, किसान वाले. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में थे, ये लार्ज पॉपुलेशन थी. लो क्लास पीपल थे, लैंडलेस थे और कुछ लोग टेनेंट्स की तरह काम करते थे. एंड ऑब्वियसली दे हैड नो राइट्स. कमिंग टू द मोर कैटेगरीज, वी हैव न्यू मिडिल क्लास. हमने इस टाइम पे देखा था कि एक न्यू क्लास इमर्ज हो रही थी. दिस क्लास वॉज एजुकेटेड पीपल, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, इंडस्ट्रियलिस्ट. और इन्होंने डिमांड किया लिबरल नेशनलिज्म. आप सोच रहे होंगे कि लिबरल नेशनलिज्म है क्या? लिबरल नेशनलिज्म बोलता है इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है कंसेंट से बने करके. कस्टम यूनियन भी बनी थी 1834 में. इसके चलते हमने टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्स रिमूव कर दिए थे. 30 में से 28 करेंसीज को अबॉलिश कर दिया था. ऑल्सो नेपोलियनिक रूल के टाइम हमने देखा men with the property were allowed to vote. उसके बाद आते कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स मतलब जो चेंज नहीं चाहेंगे. ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन joined hands to defeat the Napoleon in the Battle of Waterloo. Again an important thing, Battle of Waterloo आप देख लेना. उसके बाद आता है यूरोपियन गवर्नमेंट wanted to preserve the traditional institution of the society in France. क्योंकि कंजर्वेटिव्स हैं तो पुराने ख्यालात से चलेंगे. एंड it resulted in the Treaty of Vienna, which was signed in 1815.
ट्रीटी ऑफ वियना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चलते 3 मेजर चीजें हुई। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो दैट इट कैनॉट एक्सपैंड इन फ्यूचर। सेकेंड, रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ मोनार्की इन द फ्रांस। फिर बात करेंगे रेवोल्यूशनरी अब क्या करेंगे, उनका एम रहेगा सीक्रेट सोसाइटी बनाना। सीक्रेट सोसाइटी क्या करेंगी, एक तो स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म करेंगी। ट्रीटी ऑफ वियना क्योंकि वहां से फिर से कंजर्वेटिव्स के रूल आ रहे थे उसको अपोज करेंगी और फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। इस दौरान हमने एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी देखी, गियुसेप्पे मैज़िनी, हु वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। उन्होंने 2 सोसाइटीज को फाउंड किया था, यंग इटली एंड यंग यूरोप। फिर आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन विच इज फ्रॉम 1830 टू 1848। इस टाइम हमने एक एग्जाम्पल देखा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ स्ट्रगल चल रहा था 1821 से ग्रीस के अंदर। यहाँ लोगों में हमने देखा एक नया जज्बा था, पोएट्स, ग्रीक, वेस्टर्न यूरोपियन आर्टिस्ट सब निकल के आए। दे शोड देयर लव टुवर्ड्स देयर सिविलाइजेशन। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है 1832 में, जिसके चलते ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फिर चैप्टर में एक नई चीज आती है, रोमांटिसिज्म। हमने देखा कि कितनी सारी कल्चरल मूवमेंट्स चल रही थी जिसने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को मना कर दिया था। साइंस और रीजंस देकर उन्होंने बोला कि नेशनलिज्म जैसी कोई फीलिंग नहीं है। फिर से दोबारा नेशनलिज्म की फीलिंग हमने डेवलप की वहाँ लोगों में, कैसे, यूजिंग आर्ट, म्यूजिक एंड लव। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ईयर आता है इकोनॉमिक हार्डशिप का, द ईयर ऑफ 1830। इसको हम बोलते हैं ग्रेट ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। क्या रीजन था, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था रूरल टू अर्बन एरियाज, इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, इंक्रीज इन पॉवर्टी थी, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, क्रॉप फेलियर हो गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते बहुत ज्यादा पॉवर्टी बढ़ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ लोग प्रोटेस्ट करना फिर से शुरू करेंगे। वो बोलेंगे रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहिए। रिपब्लिक गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी सरकार जिसका एक हेड होगा। जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट। तो डिसीजन कौन लेगा न्यू गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसके बारे में लिखा गया। वोटिंग राइट दी गई 21+ ईयर्स वाले मेन को, राइट टू वर्क दिया गया सबको। नेशनल वर्कशॉप्स लगाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। उसके बाद हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हम देखेंगे कि यूरोपियन गवर्नमेंट अपना बेस्ट ट्राई करेगी ताकि वो यूनिफाई कर पाए। यहाँ पर्शिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी और ऑटोमन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड करेंगे। 3 साल तक कंटिन्यूस वॉर चलेंगे 1864 टू 1870 एंड फाइनली एक न्यू जर्मन एम्पायर बनेगी जो कि लीगल और जुडिशियल सिस्टम को भी मद्देनजर रखेगी। उसके बाद हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। इटली के अंदर 7 स्टेट एम्पायर थी, आउट ऑफ 7 ओनली 1 वाज गवर्न बाय यूरोपियन गवर्नमेंट। इसके टाइम में हमें 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज दिखेंगी जो मैंने आपके स्क्रीन में दिख रहे हो, गियुसेप्पे मैज़िनी, गियुसेप्पे गारिबाल्डी एंड कैवर। गियुसेप्पे मैज़िनी एजुकेशन के थ्रू वो यूनिफिकेशन करना चाहते थे। गियुसेप्पे गारिबाल्डी वो स्पेनिश रूलर को बाहर निकालना चाहते थे और इटालियन पीजेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और कैवर जो थे ना वो रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे, अपनी डिप्लोमेटिक वे से चीज़ें यूनिफाई करना चाहते थे। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन आता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड मिलके यूके का किंगडम बनाएंगे। उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन का कॉन्सेप्ट है। विजुअलाइजिंग कैसे करेंगे विजुअलाइज, तो एलिगरी करके एक टर्म है। एलिगरी मतलब थ्रू अ मीडियम तो आप अपनी फीलिंग को रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं आपको ये इमेज बोलती हूँ जो सामने रिप्रेजेंट करती है, क्या चीज़ कर रही है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एलिगरी। एक ह्यूमन बॉडी है जो कि एक नेशन के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी, लोगों को दर्शाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इंडिया बोलती हूँ तो हम क्या कहते हैं, भारत माता, तो दिस इज ऑल्सो एन एलिगरी। ऑल्सो फिर लास्टली हमारे पास है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। नेशनलिज्म है देश प्रेम। इम्पीरियलिज्म क्या होता है, जब हम कोई भी देश अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर पावरफुल समझने लग जाता है, उसके चलते अपने आसपास के रीजन के ऊपर हक जमाएगा, कब्जा करेगा बाय द यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स, उसको हम इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। So that was it for the very first chapter, guys. Thank you for watching Economics Window for Garima Singh. And if you like this quick revision session, then do not forget to like, share and subscribe to my channel and help me grow. Thank you once again.